हरे कृष्णा क्लास 9th। आई एम बबली, आप देख रहे हो बबली एडू। तो हम कर रहे थे क्लास 9 की इंग्लिश बिहावी बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड का नेम क्या है? शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई वादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और फेमस थे। तो इसी के बारे में हम चैप्टर रीड करेंगे, कैसे वो शहनाई को एक ऊंचे स्तर पर लेके आए, कैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा शहनाई को लोकप्रियता दिलाई। तो वही चैप्टर में हम रीड करेंगे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो एम्पेरियर है औरंगजेब, जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक पुंगी, पिक्चर दिखा रखी है। तो ये पिक है ये पुंगी की और ये शहनाई की। तो जो एम्पेरियर औरंगजेब था, उन्होंने क्या है पुंगी वादन को अपने रॉयल रेजिडेंस, अपने राज दरबार में क्या कर दिया था? बैन कर दिया था, क्योंकि इसकी अनप्लेजेंट साउंड थी। उनको इसकी जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम रीडेड नॉइज मेकर्स, क्या विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट। तो रीडिड क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन पे होल होते हैं, जैसे फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, उस पर जैसे छेद होते हैं, तो हवा के टकराव से उसमें क्या निकलते? साउंड निकलते, बहुत ही मेलोडियस साउंड निकलते। तो उनको बोलते हैं रीडिड नॉइज मेकर्स। Few had thought that it would one day be revived. Revived क्या है? फिर से अस्तित्व में आना। तो कुछ नहीं सोचा था कि ये इंस्ट्रूमेंट है ये फिर से अस्तित्व में आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो एक बार्बर बार्बर क्या होता है? नाई। किस फैमिली से बिलोंग करता था वो? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करता था, जिसका रॉयल पैलेस पर आना जाना लगा रहता था, उसकी पहचान थी। उसने क्या डिसाइड किया? पुंगी की वो टोनल क्वालिटी इम्प्रूव करेगा कि इसकी अनप्लेजेंट साउंड बोलते हैं, इसकी साउंड अच्छी नहीं लगती, इसका जो इमेज है वो बहुत ही ख़राब हो रखी है। तो उसने उसको इम्प्रूव करने का ट्राई किया। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम डेट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन दी पुंगी। तो उसने क्या लिया? एक नेचुरल होलो स्टेम, मीन्स जो खोखला बांस होता था वो लिया उसने। वो क्या था? लॉन्गर भी था और ब्रॉडर था पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप पर क्या? उसने 7 होल्स बना दिए। बांसुरी में भी 7 होल्स होते हैं ना, जिसमें हम सातों सुर बजाते हैं। तो उसमें भी उसने क्या 7 होल बना दिए, जो कि लंबा भी था वो पाइप और चौड़ा भी था। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। यानी जब वो बार जब इसको प्ले करने लगा, कभी उन होल्स को क्लोज करता, कभी ओपन करता, तो वहाँ से क्या एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस, बहुत ही मधुर आवाज़ प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। तो उसने इस इंस्ट्रूमेंट को दरबार में प्ले किया और सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन ए न्यू नेम। तो भी ये इंस्ट्रूमेंट था, ये पुंगी से डिफरेंट था, ये ब्रॉडर भी था, लार्जर भी था, तो उन्होंने इसको न्यू नेम दिया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेस्ड बाय नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। तो अब ये पहली बार ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ प्ले किया गया था? शाह's चैम्बर, यानी राजा के कक्ष में, रूम में। तो किसके द्वारा प्ले किया गया था? नाई। बार्बर क्या होता है? एक नाई द्वारा प्ले किया गया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या रखा गया? शहनाई। तो ये शहनाई की पिक्चर आप देख लेना कैसी होती है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या है? पवित्र, शुभ। तो जो शहनाई के साउंड थे उसको क्या माने जाने लगा? ऑस्पिशियस, पवित्र, शुभ। एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एन नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा। इंडिस्पेंसिबल क्या? विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इसको क्या माना जाने लगा? इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, यानी शहनाई के बिना कोई वेडिंग पूरी नहीं होगी। तो वेडिंग्स में, टेम्पल्स में शहनाई को बजाया जाने लगा।
In the past, the Shehnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. तो पास्ट में शहनाई किसका पार्ट थी? नौबत. नौबत क्या होता है? 9 इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप होता है नौबत, जो शहनाई भी उस नौबत का पार्ट थी. फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जिसको राज दरबार में बजाया जाता था. इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान का नेम आ गया कि ओनली टेम्पल्स में और वेडिंग्स में इसको बजाया जाता था, लेकिन जो इसको इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. यानी वो टेम्पल से और वेडिंग से आगे चलकर उसको कहाँ लेकर गए? क्लासिकल स्टेज पर. As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of डुमराव in Bihar. तो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान जो कि गिल्ली डंडा खेल रहे थे पोंड के पास इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. बिहार में एक पुरानी जगह है डुमराव, तो वहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chat, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja. तो वहाँ वो बिहारी जी टेम्पल में जाते थे, वहाँ पर भोजपुरी चैत गाते थे. महाराजा उनको क्या देते थे? एक लड्डू देते थे वेटिंग 1.25 किलोग्राम. ये एक प्राइज के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर उन्हें लड्डू देते थे. दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. तो ये बात है 80 साल पहले की, जब वो 5 साल का था और बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चैत्य गाता था, जिस कारण से जो महाराजा था वहाँ का वो उसको एक लड्डू दिया करता था. लेकिन इस छोटे बच्चे ने बहुत ज़्यादा ट्रेवल्ड किया फार, यानी इसकी जर्नी आसान नहीं रही, छोटी नहीं रही. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, सर्वोच्च नागरिकता का अवार्ड भारत रत्न उन्हें मिला. तो भारत रत्न मिलने की जर्नी उनकी आसान नहीं थी, छोटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल्ड किया था. तो इनका कंपेयर किया गया कि कैसे 5 साल का लड़का यानी एक लड्डू के लिए वो गाता था और अब उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है. तो आप समझ सकते, एज्यूम कर सकते हो कि उनकी जर्नी वहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कितनी डिफ़िकल्ट रही होगी, क्या क्या उन्होंने किया होगा. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. तो 21 मार्च 1916 में उनका जन्म हुआ था और वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? म्यूजिशियंस फैमिली से, फ्रॉम बिहार, बिहार से थे वो. हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. तो उनके जो ग्रैंड फादर थे, जो उनके दादा थे, वो क्या थे? शहनाई वादक थे भोजपुरी किंग्स कोर्ट में. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उसके पापा पैगंबर बख्श और पैटर्नल एंसेस्टर क्या होता है? एंसेस्टर ऑफ द फादर, यानी आपके पैतृक पूर्वज, आपके पिता की तरफ से जो आपके पूर्वज हैं वो. तो वो भी क्या थे? शहनाई प्लेयर्स थे. द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. तो इस छोटे से लड़के के जीवन में जल्दी ही म्यूजिक आ गया था, एंटर कर गया था. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी. तो जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे तभी उनकी मम्मी उनको कहाँ ले गई थी? मैटरनल अंकल्स हाउस, यानी उसके मामा के घर ले गई थी, जो कि बनारस में था उनका घर, अब वो वाराणसी है. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस दिस शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, फैसिनेटेड हो गए थे. वो अंकल जो है शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको बजाते देख वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कोपैनिंग हिज अंकल. और जल्दी बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ जाने लगे अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले दी शहनाई. कहाँ जाने लगे? विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगे अपने अंकल के साथ, जहाँ उसके अंकल क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे. अली बख्श वुड प्ले दी शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. तो अली बख्श वो शहनाई बजाते हैं और जो बिस्मिल्लाह खान हैं जो कंसंट्रेट के साथ क्या देखते हैं? उनको बजाते देखते हैं, घंटों बैठे उनको बजाते देख रहे होते हैं.
स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। तो धीरे धीरे उन्होंने लेसन्स लेना स्टार्ट कर दिया कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है, क्या कुछ रूल्स हैं, तो ऐसे सीखना स्टार्ट कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो इसको बजाने में इसकी प्रैक्टिस करते रहते। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice favorites homes where he could practice in solitude। टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया और जो गंगा का किनारा था वो इस यंग अप्रेंटाइज क्या है, यानी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी वो सीख रहे थे। तो उस यंग अप्रेंटाइज के लिए ये क्या बन गया, फेवरेट होम्स बन गया। होम्स वैसे तो अड्डा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फेवरेट वो उसकी जगह बन गई। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो बैठकर अकेला प्रैक्टिस किया करता था। तो क्या क्या, बालाजी टेम्पल, मंगला मैया और बैंक्स ऑफ द गंगा, ये सारी जगह उसकी फेवरेट थी जहाँ पर वो अकेला बैठकर प्रैक्टिस किया करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो जो फ्लोइंग वाटर था, गंगा का बहता पानी था, वो उसको इंस्पायर करता था, इम्प्रोवाइज, उसको इम्प्रूव करने में, शहनाई प्ले करने में इंस्पायर करता था उसको। और उसने ऐसे ऐसे राग इन्वेंट किए बिस्मिल्लाह खान ने, जो कि पहले शहनाई के रेंज से परे थे, यानी उनका शहनाई से कोई नाता नहीं था। ऐसे ऐसे राग उन्होंने इन्वेंट किए। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। तो जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो उनकी रिसाइटल के बाद, उनकी परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयज खान उसके बैक को पैटेड करते हैं, उसके पीठ को थपथपाते हैं और बोलते हैं वर्क हार्ड, कि मेहनत करो, यू शैल मेक इट, तुम कर दिखाओगे। तो ऐसा उनको मोटिवेट करते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जब ओपन हुआ तो इसी के साथ बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, यानी बिस्मिल्लाह को भी बहुत बड़ा मौका मिला, चांस मिला उनको। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो धीरे वो क्या बन गए, अक्सर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, यानी रेडियो पर उनकी शहनाई बहुत लोग सुनने लगे, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया विद शहनाई, अपनी शहनाई के साथ अपने राष्ट्र को ग्रीट किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने अपना हार्ट बिल्कुल पोर्ड कर दिया था, राग काफी में बिल्कुल सम्मानित कर दिया था, बिल्कुल वो अपने दिल से राग काफी गा रहे थे, रेड फोर्ट से गा रहे थे वो, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो उनका राग काफी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देख रहे थे, वो भी ऑडियंस के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बहुत ही फेमस स्पीच है ये, जवाहरलाल नेहरू ने ये दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज दी, इंडिया में भी और एब्रोड में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान। उसका पहला एब्रोड ट्रिप था कहाँ के लिए, अफगानिस्तान का। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो डैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोविनर्स। तो वहाँ के जो किंग थे जाहिर शाह, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं बाय दी माइस्ट्रो। माइस्ट्रो क्या, उस्ताद, यानी उस्ताद किनको बोला, बिस्मिल्लाह खान को। तो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए वो उनको क्या देते हैं, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट करते हैं और अदर सोविनर्स और अदर बहुत सारे समृद्धि चिन्ह भी उनको भेंट करते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's
म्यूजिक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि किंग जो अफगानिस्तान के किंग थे वो अकेले ही फैसिनेटेड नहीं थे बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से, अकेले ही वो अट्रैक्ट नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। तो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, यानी एक फेस्टिवल पर उन्होंने बिस्मिल्लाह को शहनाई बजाते हुए सुना था। तो उनकी परफॉर्मेंस देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, इतने ज़्यादा हो गए थे कि डैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कोल्ड गूंज उठी शहनाई, यानी इतने ज़्यादा वो इम्प्रेस हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म का इनाम क्या रख दिया था, गूंज उठी शहनाई। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एक फिल्म डायरेक्टर ने उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अपनी फिल्म का नाम रख दिया शहनाई के ऊपर। फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो फिल्म है वो हिट हो गई थी और उनका बिस्मिल्लाह खान का कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan ventures in film music were limited to two. सेलुलॉइड क्या, ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, यानी फिल्म्स को रेफर किया गया है कि इतनी ह्यूज सक्सेस, इतनी ऊंचे स्तर पर सक्सेस लेने के बावजूद भी जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने फिल्म वर्ल्ड में क्या है, ये दो ही फिल्म की उसने, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर। गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की फिल्म थी क्या, सनदी अपन। तो ये दो ही फिल्म की थी, वो क्या कहते थे, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। आर्टिफिशियली क्या मीन्स इसका कि जो फिल्म वाले थे वो नेचुरल चीज़ें नहीं दिखाते थे, क्या जो भी प्लेइंग है, जो भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड है उसको एडिट करके अपने हिसाब से उसको प्रोड्यूस करते थे। तो ये बात बिस्मिल्लाह खान को अच्छी नहीं लगती, तो वो कहते हैं कि मैं इस आर्टिफिशियल के साथ समझौता नहीं कर सकता एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और ग्लैमर है फिल्म वर्ल्ड की ये मेरे लिए नहीं बनी है, तो वो बस दो ही फिल्म करते हैं, वो ज़्यादा वो कुछ नहीं करते फिल्म वर्ल्ड में, ही सेज विद एम्फासाइज। तो ऐसा वो बोलते हैं। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of the America. तो उनके अवार्ड्स, उनकी जान पहचान बहुत ही थिक और फास्ट थी। बिस्मिल्लाह खान ऐसे फर्स्ट इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया, कहाँ पर, प्रेस्टिजियस क्या, बहुत ही फेमस लिंकॉन सेंटर हॉल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में ये बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर उनको इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। तो उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी पार्ट लिया और द केन्स आर्ट फेस्टिवल ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने अपनी सहभागिता दी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली डैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इतने ज़्यादा वो वेल नोन हो गए, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गए थे। डैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, कि इतने ज़्यादा उन्होंने नाम हासिल कर लिया था, इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी कि एक तेहरान में ऑडिटोरियम था, उसका नाम किस पर रख दिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम था उस ऑडिटोरियम का, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी इतनी ज़्यादा उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली थी। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। तो ये सारे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो बिस्मिल्लाह खान को मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सभी अवार्ड उनको दिए गए, कन्फर्ड किए गए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न नवाजा गया, उनको पुरस्कार के तौर पर दिया गया। विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। कोविटेड क्या है, मच डिजायर्ड। तो ये प्रतिष्ठित जो पुरस्कार था वो उनकी चेस्ट पर रेस्ट कर रहा था। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आइज थी ग्लिंटिंग कर रही थी, चमक रही थी, विद रेयर हैप्पीनेस। बहुत ही दुर्लभ खुशी थी, ये इतनी आसानी से मिलने वाली खुशी नहीं थी, तो उनकी आंखें जो चमक रही थी। He said, all I would like to say is
टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और वो बोलते हैं कि यही है, बस मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ये हमारे हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, और इवन क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे म्यूज़िक को सीखना चाह रही हैं, सीखने वाली हैं। तो अपने बच्चों को भी म्यूज़िक सिखाओ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बावजूद भी वो दो जगह से बहुत ज़्यादा मोहित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, यानी कहीं भी वो वर्ल्ड में जाए, कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाए, लेकिन बनारस और डुमराव की जो जगह उनके दिल में है वो और किसी प्लेस की नहीं है। और वो क्या बोलते हैं, इन दोनों जगह को, बनारस और डुमराव को, मोस्ट वंडरफुल टाउन्स बोलते हैं वर्ल्ड का। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। तो यूएसए के शहनाई स्कूल में उसका एक स्टूडेंट चाहता था कि वो हेड बने उस स्कूल के, एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। लेकिन वो उसको, बिस्मिल्लाह खान को प्रॉमिस भी कर देता है कि वो वैसा ही एटमॉस्फेयर, कि आपका बनारस के बिना मन नहीं लगता ना फॉरेन में, तो वो वैसा ही एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर देंगे बनारस जैसा, और रेप्लिकेटिंग क्या है, कॉपी कर देंगे, वैसे ही टेम्पल्स को स्थापित कर देंगे यूएसए में। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब उनसे पूछते हैं, चलो तुम टेम्पल्स को तो रेप्लिकेट कर दोगे, वहाँ पर स्थापित कर दोगे, तो क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट करोगे, रिवर गंगा को भी वहाँ पर लेके आ जाओगे? तो ऐसा खान साहब उससे पूछते हैं। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाइफ, व्हेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो बाद में उनकी जो एक बात याद की जाती है जो उन्होंने कहा था, कीप यर्निंग, यर्निंग क्या है, तड़प। जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ तो मुझे तड़प होती है हिंदुस्तान देखने की। देखो कितना ज़्यादा प्यार है उनका अपने देश के प्रति कि वो फॉरेन में भी जाते हैं तो उनके कल्चर को एडॉप्ट नहीं करते, वहाँ फॉरेन में जाके भी उनके मन में तड़प रहती है हिंदुस्तान देखने की। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल्ड किया उन्होंने, इतना ज़्यादा उनको प्रतिष्ठा मिली, तो वो अपने अंदर दूसरे कल्चर को हावी नहीं होने देते। अपने देश के प्रति जो उनका सम्मान है, जो अपने देश का ट्रेडिशन है, उसको हमेशा वैसा का वैसा ही रखते हैं वो। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique मठ of डुमराव। तो वो बोलते हैं कि जब वो फॉरेन में होते हैं तो उनके मन में तड़प होती है हिंदुस्तान देखने की, और जब वे मुंबई में होते हैं बनारस के बारे में सोचते रहते हैं, और होली गंगा। और जब वो कहाँ पर होते हैं, बनारस में होते हैं, तो वो मिस करते हैं यूनिक मठ ऑफ डुमराव। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत की रिच सांस्कृतिक विरासत के वो परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हैं। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वन डेट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। डिवोट क्या? बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। तो इनको रिच कल्चरल हेरिटेज क्यों बोला है? कि वो इतने ज़्यादा डिवोट मुस्लिम होने के बावजूद भी नेचुरली वो क्या कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग शहनाई को प्ले कर सकते हैं। कहाँ पर? एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, कोई, यानी एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू टेम्पल में वो शहनाई प्ले कर सकते हैं, बजा सकते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इतने ज़्यादा वो समर्पित हैं अपने टैलेंट में कि उन्हें रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें शहनाई बजाने से मतलब है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो बीमार रह रहे थे, तो वो पास्ट अवे हो जाते हैं, हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं 21 अगस्त 2006 को 90 की एज में। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उनको स्टेट फ्यूनरल किया गया और गवर्नमेंट थी जो इंडिया की, उन्होंने डिक्लेयर किया 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। इंडिया ने डिक्लेयर किया शोक दिवस। तो यहीं पर हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। हमने इस चैप्टर में देखा बिस्मिल्लाह खान की जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने शहनाई को इतना ऊंचा दर्जा दिलाया, कैसे उन्होंने कि 5 साल का बच्चा जो एक लड्डू के लिए परफॉर्मेंस देता था, उनकी इतनी लॉन्ग जर्नी रही, इतनी डिफ़िकल्टी जर्नी रही कि उन्होंने इतने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए गए, इतने ज़्यादा वो फेमस हुए। तो यही उनकी जर्नी थी। फिर भी उन्होंने इतनी ज़्यादा
सक्सेस हासिल कर ली, फिर भी अपने देश के प्रति जो उनका सम्मान था उसको कभी नहीं छोड़ा। वो फॉरेन में जाके भी अपने देश को याद करते थे, उसको देखने की उनके मन में तड़प रहती थी। तो इससे एज्यूम कर सकते हैं कि वो अपने देश से कितना प्यार करते होंगे, कितना वो। आजकल लोग क्या करते हैं, फॉरेन में जाते हैं तो वही कल्चर एडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं की सारी सांस्कृतिक जो है उनको अपना लेते हैं, अपने देश को भूल जाते हैं, अपने देश के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान से हम सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने, ये नहीं है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं घूमे, उन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया, लेकिन फिर भी उनके अपने देश के प्रति सम्मान कम नहीं हुआ। कोई कल्चर उनके मन पर है जो हावी नहीं हो पाया, वो बने रहे तो अपने देश के ही, अपने हिंदुस्तान के ही। तो यहीं पर यही चैप्टर